हेलो एवरीवन। तो आप सभी कैसे हैं? सभी को हरे कृष्णा, राधे राधे। जैसा आप सभी को पता है कि डेली हम सभी अपना प्रैक्टिस सेट लेकर चलते हैं और प्रैक्टिस सेट में जो हमारे पुराने बच्चे उन्हें पता है कि प्रैक्टिस सेट कैसे करनी है। नए बच्चे जो है उन्हें बता देना चाहते हैं कि जो भी आपकी प्रैक्टिस सेट है आप सबसे पहले नंबरिंग क्या करिए, 1 से लेकर 30 तक क्या करिए। जब मैं क्वेश्चन पढ़ती हूँ आप भी पढ़ा करिए, आप अपने क्वेश्चन का आंसर खुद दिया करिए। जब मैं उत्तर बताती हूँ फिर मिलान किया करिए, अगर उत्तर सही होता है तो सही करिए, गलत होता है तो गलत करिए। लास्ट में आप काउंट करिए कि आपने कितना नंबर गेन किया है, ठीक है। और प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप सभी कमेंट करके हमें ज़रूर बताया करिए। अगर वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। आपके एक लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है, ना कि हमें कोई पैसा मिलता है। तो चलिए यहाँ पर हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 जो हमारा है वो कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों के संवेगात्मक विकास के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। ऑप्शन 1 है कक्षा कक्ष का प्रजातांत्रिक परिवेश, 2 है अध्यापकों की कोई भी सहभागिता नहीं क्योंकि यह माता पिता का कार्य है, 3 है कि कक्षा कक्ष का नियंत्रण परिवेश, 4 है कि कक्षा कक्ष का अधिकारवादी परिवेश। तो उत्तर दीजिएगा क्या होगा आप सभी। तो चलिए यहाँ पर हम देख लेते हैं। देखिए जो हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कौन सा बच्चों के संवेगात्मक विकास के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। तो संवेगात्मक विकास के लिए उनका जो प्रजातांत्रिक परिवेश होगा कक्षा कक्ष का, वो सबसे ज्यादा क्या होगा, उपयुक्त होगा। बाकी ये तीनों नहीं होगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। हम क्वेश्चन नंबर 2 को हम देखते हैं क्या पूछा है आपसे कि निम्नलिखित में से कौन सा एक उपयुक्त रचनात्मक आकलन कार्य नहीं है। ऑप्शन 1 है खुले अंत वाले प्रश्न, 2 है परियोजना, 3 है अवलोकन, 4 है विद्यार्थियों का योग्यता क्रम निर्धारित करना। तो उत्तर दीजिएगा क्या होगा आप सभी। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए कौन सा उपयुक्त रचनात्मक आकलन कार्य नहीं है। क्वेश्चन क्या है आपका, निगेटिव है, उत्तर भी हमारा क्या होगा, निगेटिव ही होगा। जैसे हम डेली आपको क्लासेस में बताते हैं कि जब भी क्वेश्चन हम पढ़ते हैं, क्वेश्चन अगर पॉजिटिव है तो उत्तर पॉजिटिव आएगा, क्वेश्चन अगर निगेटिव है तो उत्तर हमारा निगेटिव आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, खुले अंत वाले प्रश्न पॉजिटिव है, परियोजना पॉजिटिव है, अवलोकन पॉजिटिव है। तो बच्चा हमारा कि विद्यार्थियों की योग्यता क्रम निर्धारित करना। हम इनकी योग्यता या क्रम को बिल्कुल निर्धारित नहीं करेंगे कि हम एकदम फिक्स कर दें, ठीक है। कि फिक्स अगर आ गया कहीं भी किसी भी चीज के लिए तो आप वहां पर उसे निगेटिव मानिएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। हम अपने क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहना चाह रहा है आपसे, आइए देखते हैं। थोड़ा छोटा कर देते हैं। चलिए क्वेश्चन है कि एक प्रभावशाली अध्यापिका होने के लिए यह महत्वपूर्ण है। ऑप्शन 1 है कि पुस्तकों से उत्तरों को लिखने पर बल देना, ऑप्शन 2 है समूह गतिविधियों के बजाय व्यक्तिगत अधिगम पर ध्यान देना, ऑप्शन 3 है कि विद्यार्थियों के द्वारा प्रश्न पूछने के कारण उत्पन्न व्याधान की अनदेखी करना, ऑप्शन 4 है कि प्रत्येक बच्चे के संपर्क में रहना। तो उत्तर दीजिएगा क्या होगा क्वेश्चन नंबर 3 का। देखिए क्वेश्चन को ध्यान दीजिएगा कि एक प्रभावशाली अध्यापिका होने के लिए महत्वपूर्ण है, मतलब एक आप सक्षम, मतलब एकदम जैसी अध्यापिका होनी चाहिए आप वैसी हैं, ठीक है। तो आपके लिए क्या महत्वपूर्ण होना चाहिए या जैसे अध्यापिका होनी चाहिए आपको वैसा अगर होना है तो आपके लिए क्या इसमें से महत्वपूर्ण होगा, ये पूछा है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर जो 4 है वो बिल्कुल सही हो जाएगा कि अगर आप एक अच्छी अध्यापिका बननी चाहती हैं या प्रतिभाशाली अध्यापिका बनना चाहती हैं तो आपको ये चाहिए कि बच्चे के संपर्क में रहें आप, ठीक है। आप जितना जितना बच्चे के संपर्क में रहेंगी बच्चे आपको समझेंगे, आप बच्चों को समझेंगे, आपको पता चलेगा कि बच्चों को किस चीज़ की ज़रूरतें हैं, बच्चा किस तरीके से सीख पा रहा है और किस तरीके से नहीं सीख पा रहा है। आइए आगे चलते हैं। बाकी ये देखिए उत्तरों को लिखाने पर बल बिल्कुल नहीं, निगेटिव चला जाएगा, ठीक है। और व्यक्ति देखिए गतिविधि के बजाय आप गतिविधि पर ध्यान देंगे, ऐसा नहीं कि आप गतिविधि के बजाय उसके व्यक्तिगत अधिगम पर ध्यान दें, बिल्कुल नहीं, आप उसकी गतिविधि पर ध्यान देंगे, ठीक है। अनदेखी किसी चीज़ को हम नहीं करेंगे, हमारा निगेटिव में चला जाएगा। तो हमारा एक ही चीज़ बचा ऑप्शन नंबर 4, उसको सही करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 आइए देखते हैं क्या है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 में हम आपको 2 ही ऑप्शन देंगे, इन्हीं 2 में से आपको उत्तर बता देना है, ठीक है। क्वेश्चन है कि बच्चों के अधिगम को सुगम बनाने के लिए अध्यापकों को एक अच्छे कक्षाई परिवेश का सृजन करने की आवश्यकता होती है। इस प्रकार के अधिगम परिवेश का सृजन करने के लिए नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा सही नहीं है। अब क्या हो गया, क्वेश्चन निगेटिव आ गया। अब इन्हीं 2 में से एक निगेटिव है, एक पॉजिटिव है। ऑप्शन 1 है बच्चों के प्रयासों की स्वीकृति, 2 है अध्यापकों के अनुसार कार्य करना। तो उत्तर दीजिए आप सभी अपना।
चलिए हम देखते हैं अपना उत्तर। जो हमारा उत्तर होगा, अध्यापकों के अनुसार कार्य करना। देखिए हमारा सीटेट कभी नहीं करता है कि हम अध्यापक के अनुसार कार्य करेंगे। सीटेट हमारा हमेशा कहता है कि हम जब भी कोई काम करेंगे बच्चे के अनुसार करेंगे। ठीक है, कोई भी कार्य आप करेंगे, जो सीटेट हमारा कहता है, हमेशा सीटेट कहता है कोई भी कार्य होना चाहिए बाल केंद्रित होना चाहिए, न कि शिक्षक केंद्रित होना चाहिए। तो ये चीज याद रखिएगा। ठीक है, 4 के बाद आइए 5 पर चलते हैं हम अपने क्वेश्चन पर। चलिए, क्वेश्चन है कि लड़कों एवं लड़कियों के विषय में कुछ कथन नीचे दिए गए हैं, आपके अनुसार इनमें से कौन सा सही है। उत्तर बताना है कि ऑप्शन 1 है कि लड़कों को घर के बाहर कार्यों में सहायता करनी चाहिए, 2 है कि लड़कों को घर के कार्यों में सहायता करनी चाहिए, 3 है कि सभी लड़कों को विज्ञान तथा लड़कियों को गृह विज्ञान पढ़ाया जाना चाहिए, 4 आपका है कि लड़कियों को घर के कार्यों में सहायता करनी चाहिए। तो उत्तर बताइएगा क्या होगा। देखिए आप सभी को पता है यहाँ पर कि लड़के एवं लड़कियों के विषय में जो दिया गया है, देखिए बहुत सारे बच्चे जो पहली बार सीटेट का पेपर दे रहे होंगे, पहली बार पढ़ रहे होंगे, वो उनको यही लगेगा कि लड़के घर में कार्य करें, लड़कियां बाहर कार्य करें, सॉरी मतलब जो भी चलता है कि जो लड़के बाहर अगर कार्य करें तो घर का कार्य चूल्हा चौका नहीं कर सकते। ठीक है, तो ऐसा अपने दिमाग में बिल्कुल नहीं बैठाना है। सीटेट कहता है कि आप चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, हर कार्य आपको करना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर जो 2 बिल्कुल सही जाएगा कि लड़कों को घर के कार्यों में सहायता करनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि अगर आपकी माँ रोटी बना रही है तो आप कहेंगे नहीं हम लड़के हैं, अगर वो बीमार हो गई तो आप कहेंगे कि हम लड़के हम नहीं बना सकते। ठीक है, आप चाहे बीमार रहिए चाहे कैसी भी रहिए आप बनाइए। तो सीटेट ऐसा बिल्कुल नहीं कहता है। सीटेट कहता है कि आप लड़के हो चाहे लड़कियां हो, आप हर क्षेत्र में हर कार्य को करें। ठीक है, वो लड़के और लड़कियों में अंतर नहीं करता है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 आपसे क्या कहा गया है कि एक बच्चे की कॉपी में लिखने में विपरीत छवियां, दर्पण छवि आदि जैसी गलतियां मिलती हैं। इस प्रकार का बच्चा लक्षण प्रदर्शित कर रहा है। ऑप्शन 1 है अधिगम में असुविधा के, 2 है अधिगम में अशक्तता के, 3 है अधिगम में कठिनाई के, 4 है अधिगम में समस्या के। तो उत्तर दीजिए क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 का जो उत्तर है वो क्या होगा। तो आइए हम देखते हैं कि देखिए यहाँ पर होता क्या है कि एक बच्चा है, बच्चे की जो कॉपी है, कॉपी में लिखने में क्या कर रहा है, वो विपरीत छवि और दर्पण छवि आदि जैसी गलती मिलती है। ठीक है, वो विपरीत कर रहा है कार्यों को। तो इस प्रकार का जो बच्चा है उसमें क्या है कि अगर वो लिखने में क्या कर रहा है, विपरीत कर रहा है, जब लिखने में विपरीत करेगा तो अधिगम में अशक्तता है। ऑप्शन नंबर जो 2 है बिल्कुल सही होगा। ठीक है, अधिगम में अशक्तता। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 7। चलिए, क्वेश्चन है कि शिक्षार्थियों के ज्ञान अर्जन में सहायता करने के क्रम में अध्यापकों को किस पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। ऑप्शन 1 है सुनिश्चित करना कि शिक्षार्थी सब कुछ याद करते हैं, 2 है कि शिक्षार्थियों के द्वारा प्राप्त किए गए अंक ग्रेडों पर, 3 है कि शिक्षार्थी को सक्रिय सहभागिता के लिए शामिल करना, 4 है कि शिक्षार्थी के द्वारा अधिगम की अवधारणाओं में कुशलता प्राप्त करना। तो उत्तर दीजिएगा क्या होगा आप सभी। चलिए, क्वेश्चन नंबर 7 का जो सही उत्तर आपका होगा ऑप्शन नंबर 3 होगा। कैसे होगा आप आइए देखते हैं हम। देखिए यहाँ पर क्या है, क्वेश्चन क्या पूछा है, पॉजिटिव, उत्तर क्या होगा पॉजिटिव। ठीक है, सक्रिय हमारा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। बाकी अंक ग्रेड देना, याद करना, ये हमारा निगेटिव में चला जाता है। ठीक है, और क्या है कि शिक्षार्थी द्वारा अधिगम की अवधारणाओं में कुशलता प्राप्त करना, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो बच्चा हमारा ऑप्शन नंबर जो 3 है उसी को हम क्या करेंगे, सही कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम। क्या होगा हमारा क्वेश्चन नंबर 8। अब 8 में हम आपको 2 ही ऑप्शन देंगे, इन 2 में से एक सही है, सॉरी दूसरा तो आगे है। चलिए दिखा देते हैं आपको दूसरा भी। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 8 है कि अध्यापक के दृष्टिकोण से प्रतिभाशालिता किसका संयोजन है। ऑप्शन 1 है कि उच्च योग्यता, उच्च सृजनात्मकता, उच्च वचनबद्धता। आइए देखते हैं आगे। ऑप्शन नंबर 2 उच्च प्रेरणा, उच्च वचनबद्धता, उच्च क्षमता, 3 उच्च योग्यता, उच्च क्षमता, उच्च वचनबद्धता, 4 उच्च क्षमता, उच्च सृजनात्मकता, उच्च स्मरण शक्ति। अब बताइएगा क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन देख लीजिए एक बार फिर से आप सभी, फिर उसके बाद अपना उत्तर दीजिए कि अध्यापक के दृष्टिकोण से प्रतिभाशालिता किसका संयोजन है। ठीक है, तो अब देख लीजिए क्वेश्चन ऑप्शन 1 देख लीजिए ध्यान से। आइए अब चलते हैं आगे। 2 देख लीजिए, 3 और 4।
अब बताइए उत्तर क्या होगा। तो चलिए आइए मैं पर देखते हैं जो हमारा उत्तर होगा आपका क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। तो एक सही कर लीजिएगा कि उच्च योग्यता, उच्च सृजनात्मकता, उच्च वचनबद्धता। ठीक है, ये क्या है हमारे अध्यापक की दृष्टिकोण से प्रतिभाशीलता का क्या है, संयोजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं 9 पर। क्वेश्चन है कि एनसीएफ 2005 के अनुसार गलतियां इस कारण महत्वपूर्ण होती हैं। ऑप्शन 1 है कि यह विद्यार्थी को उत्तीर्ण एवं अनुत्तीर्ण समूह में वर्गीकृत करने के लिए एक महत्वपूर्ण उपकरण है। ऑप्शन 2 है कि अध्यापकों को बच्चों को डांटने के लिए एक तरीका उपलब्ध कराती है। ऑप्शन 3 है कि यह बच्चे के विचार को अंतर्दृष्टि उपलब्ध कराती है तथा समाधानों को पहचानने में सहायता करती है। ऑप्शन 4 है कि यह कक्षा में कुछ बच्चों को हटाने के लिए आधा स्थान उपलब्ध कराती है। तो उत्तर बताइए क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 9। देखिए जो हमारा एनसीएफ 2005 है इसके अनुसार क्या होता है, जो गलतियां इस कारण क्यों महत्वपूर्ण है, जो बच्चा गलती करता है क्यों महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो बच्चा होता है ना, ऑप्शन नंबर 3 सही करिएगा कि यह बच्चे के विचार को अंतर्दृष्टि उपलब्ध कराती है तथा समाधानों को क्या करती है, पहचानने में सहायता करती है। तो ऑप्शन नंबर 3 सही करिएगा। क्वेश्चन क्या पूछा है, पॉजिटिव, उत्तर भी पॉजिटिव होगा। अब आइए यहाँ पर देखते हैं निगेटिव क्या क्या है। देखिए क्या कहा है कि विद्यार्थी को उत्तीर्ण एवं अनुत्तीर्ण वर्गीकृत करना हमारा निगेटिव जाएगा। ठीक है, बच्चे को डांटना हमारा निगेटिव जाएगा। ठीक है, और बच्चे को हटाने के लिए ये भी हमारा निगेटिव ही जाएगा। तो आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 9 के बाद 10 पर आते हैं हम कि आउट ऑफ द बॉक्स, ठीक है, किससे संबंधित है। ऑप्शन 1 है अनुकूलन चिंतन, 2 है स्मृति आधारित चिंतन, 3 है आपका अपसारी चिंतन, 4 है अभिसारी चिंतन। तो आउट ऑफ द बॉक्स किससे संबंधित आपको बताना है। तो देखिए यहाँ पर हम देख लेते हैं जो हमारा आउट ऑफ द बॉक्स होता है वो अपसारी चिंतन से संबंधित होता है। एक अभिसारी होता है, एक अपसारी होता है। ठीक है, अभिसारी मतलब ये संकुचित समझ लीजिए, अभिसारी मतलब फैलाव समझ लीजिए। ठीक है, बस ये दो चीजें समझ लेंगे तो आपको याद हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 पर चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 11 हमारा कहता है कि शिक्षण में अध्यापकों के द्वारा विद्यार्थियों का आकलन इस अंतर्दृष्टि को विकसित करने के लिए किया जा सकता है। ऑप्शन 1 है कि उन विद्यार्थियों को पहचान करना जिन्हें उच्चतर कक्षा में प्रोन्नत करना है। ऑप्शन 2 है उन विद्यार्थियों को प्रोन्नत न करना जो विद्यालय के स्तर में अनुकूल नहीं है। ऑप्शन 3 है कि शिक्षार्थियों की आवश्यकता के अनुसार शिक्षण उपागम में परिवर्तन करना। ऑप्शन 4 है कि कक्षा में प्रतिभाशाली तथा कमजोर विद्यार्थी के समूह बनाना। उत्तर दीजिए क्या होगा आप सभी। क्वेश्चन नंबर 11 का उत्तर दीजिए। तो चलिए यहाँ पर हम देख लेते हैं क्या 11 का ऑप्शन नंबर जो 3 है वो बिल्कुल सही हो जाएगा हमारा। ठीक है, कि शिक्षार्थियों की आवश्यकता के अनुसार शिक्षण उपागम में परिवर्तन करना। पूछा क्या था क्वेश्चन कि शिक्षण में अध्यापकों के द्वारा विद्यार्थी का आकलन इस अंतर्दृष्टि को क्या करता है, विकसित करने के लिए किया जा सकता है। तो शिक्षार्थी के जो आवश्यकता के अनुसार शिक्षण उपागम में परिवर्तन है इसके लिए किया जाता है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 11 के बाद 12 पर चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 12 में कहा गया आपसे कि अधिगम अनुभवों को इस प्रकार से आयोजित किया जाना चाहिए जिससे अधिगम को सार्थक बनाया जा सके। नीचे दिए गए अधिगम अनुभवों में से कौन सा बच्चों के लिए सार्थक अधिगम को सुगम नहीं बनाता है। ऑप्शन 1 है कि विषय वस्तु को केवल याद करने के लिए आधार पर पुनरावृत्ति, 2 है कि विषय वस्तु पर प्रश्न बनाना, 3 है कि प्रकरण पर परिचर्चा और वाद विवाद, 4 है कि प्रकरण पर प्रस्तुतिकरण। तो उत्तर बताइए क्या होगा आप सभी। क्वेश्चन नंबर 12। तो यहां पर आइए हमारा क्या पूछा है कि सुगम नहीं बनाता क्या है, निगेटिव। तो उत्तर हमारा क्या होगा, निगेटिव। अब यहाँ पर जो बच्चे पुराने होंगे जो डेली वीडियो देखते होंगे उन्हें पता होगा कि यहाँ पर निगेटिव और पॉजिटिव क्या है। देखिए प्रस्तुतिकरण हमारा क्या हो जाएगा,
पॉजिटिव होगा। वाद विवाद हमने आपको हमेशा बताया कि पॉजिटिव में जाता है, प्रश्न बनाना या प्रश्न पूछना हमारा पॉजिटिव में जाता है, लेकिन केवल याद करना या रटना हमारा नेगेटिव में जाएगा। तो क्वेश्चन नेगेटिव पूछा है, उत्तर नेगेटिव होगा, तो ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हम क्वेश्चन है कि बच्चों को शाब्दिक या गैर शाब्दिक दंड देने का परिणाम होता है। ऑप्शन 1 है कि उन्हें कार्य करने के लिए प्रेरित करना, 2 है कि बच्चों की छवि की सुरक्षा करना, 3 है कि उनके अंक में सुधार करना, 4 है कि उनकी स्वयं के प्रति अवधारणा को नष्ट करना। उत्तर दीजिए क्या होगा क्वेश्चन नंबर 13 का। 13 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर जो 4 है बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन क्या पूछा है कि बच्चों को शाब्दिक या गैर शाब्दिक दंड देने का परिणाम है। अगर आप शाब्दिक या गैर शाब्दिक बच्चे को दंड दे रहे हैं तो क्या होगा कि उनकी जो स्वयं की अवधारणा है उसको आप नष्ट कर रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या है, 4 बिल्कुल सही होगा। आगे चलते हैं 14 पर। हम क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन प्रारंभिक बाल्यावस्था अवधि के दौरान उन भूमिकाओं एवं व्यवहारों के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं जो एक समूह में स्वीकार्य हैं। ऑप्शन 1 है कि भाई बहन एवं अध्यापक, 2 है अध्यापक एवं साथी, 3 है कि साथी एवं माता पिता, 4 है कि माता पिता एवं भाई बहन। उत्तर दीजिएगा क्या होगा क्वेश्चन नंबर 14 का। देखिए क्वेश्चन नंबर जो 14 है वो पूछना क्या चाह रहा है आपसे कि कौन प्रारंभिक बाल्यावस्था अवधि के दौरान उन भूमिकाओं एवं व्यवहारों के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं जो समूह में क्या हो, स्वीकार्य हो। समूह में जब स्वीकार्य होगा तो क्या होगा आपका कि माता पिता एवं भाई बहन। ठीक है, कौन होगा ऑप्शन नंबर 4 जो है वो बिल्कुल सही होगा, माता पिता एवं भाई बहन। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 आपसे कह रहा है कि विद्यार्थियों की स्वच्छता के लिए प्रेरित करने हेतु स्वच्छता समिति का सदस्य बनाना प्रतिबिंबित करता है। ऑप्शन 1 है प्रेरणा की सामाजिक सांस्कृतिक संकल्पनाएं, 2 है कि प्रेरणा का व्यवहारवादी उपागम, 3 है कि प्रेरणा का मानवतावादी उपागम, 4 है कि प्रेरणा का संज्ञानात्मक उपागम। क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। आप सभी क्वेश्चन एक बार पढ़ते हैं, ऑप्शन 4 बार पढ़ते हैं। आप उल्टा क्या करिए, क्वेश्चन 4 बार पढ़ा करिए, ऑप्शन सिर्फ एक बार पढ़ा करिए। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि विद्यार्थी को स्वच्छता के लिए प्रेरित करने हेतु उन्हें स्वच्छता समिति का सदस्य बनाना क्या प्रतिबिंबित कर रहा है आपको। ठीक है, हम किसी बच्चे को स्वच्छता समिति का सदस्य अगर बना रहे हैं तो वो क्या प्रेरित करता है, वो क्या करता है कि प्रेरणा एवं सामाजिक सांस्कृतिक संकल्पनाएं। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो 1 होगा वो बिल्कुल सही होगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। हम क्वेश्चन नंबर 16 में क्या कहा गया आपसे, 16 में कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा आयु समूह परिवर्तित बाल्यावस्था श्रेणी के अंतर्गत आता है। तो ऑप्शन 1 है 11 से 18 वर्ष, 2 है 18 से 24 वर्ष, 3 है जन्म से 6 वर्ष, 4 है 6 से 11 वर्ष। तो जो वायु समूह परिवर्तित बाल्यावस्था श्रेणी के अंतर्गत आते हैं वो आपके आएंगे 6 से 11 वर्ष वाले बच्चे। तो ऑप्शन नंबर जो 4 है 16 का सही कर लीजिएगा। 17 पर चलते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर पर। क्वेश्चन नंबर 17 को ध्यान से देखिएगा, ऑप्शन हम बाद में दिखाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन है, क्वेश्चन को दिमाग में बैठा लीजिएगा कि क्या पूछ रहा है। आजर्व तर्क देता है कि भाषा विकास व्यक्ति की नैसर्गिक प्रवृत्ति से प्रभावित होता है, जबकि सोनाली महसूस करती है कि यह परिवेश से प्रभावित होता है। देखिए आर्जव क्या करता है कि जो भाषा विकास का जो व्यक्तित्व है वो नैसर्गिक प्रवृत्ति से, लेकिन सोनाली महसूस करती है कि वो परिवेश से। ठीक है, तो आर्जव और सोनाली के बीच ये चर्चा किस विषय में है। अब आइए देखते हैं ऑप्शन को। ऑप्शन है कि चुनौतीपूर्ण तथा संवेदनशील भावना, 2 है स्थिरता तथा अस्थिरता पर बहस, 3 है कि सतत और असतत अधिगम, 4 है कि प्रकृति और पालन पोषण पर वाद विवाद। तो सिंपल सा आप सभी को पता है कि ये प्राकृतिक और पालन पोषण पर वाद विवाद चल रहा है। और देखिए कहीं भी आपको ना प्राकृतिक और पालन पोषण दिया जाए वो हमारा पॉजिटिव में रहता है, तो ऐसे भी आप अगर चाहे तो आंख बंद करके इसको टिक कर देंगे तो 95% चांस है कि आपके जो उत्तर है वो सही होगा। आगे है कि अध्यापिका ने ध्यान दिया कि पुष्पा अपने आप किसी एक समस्या का समाधान नहीं कर सकती हैं, फिर भी वह एक वयस्क या साथी के मार्गदर्शन की उपस्थिति में ऐसा करती हैं। इस मार्गदर्शन को कहते हैं। ऑप्शन 1 है पार्श्वकरण, 2 है पूर्व क्रियात्मक चिंतन, 3 है समीपस्थ विकास का क्षेत्र, 4 है सहारा देना। तो क्वेश्चन नंबर 18 का जो सही उत्तर है क्या होगा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 18 का जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही हो जाएगा। अब क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा है कि अध्यापिका ने ध्यान दिया कि पुष्पा अपने आप किसी समस्या क्या कर ले रही है, समाधान नहीं कर सकती है,
खुद से वो नहीं कर पा रही है, फिर भी वो एक वयस्क या साथी के मार्गदर्शन की उपस्थिति में ऐसा करती है। मतलब कर तो नहीं पा रही है, लेकिन किसी के साथ वो समस्या समाधान को करने की कोशिश करती है। तो ये क्या है कि अगर वो मार्गदर्शन को, अगर कोई साथी उसका मार्गदर्शन दे रहा है या कोई टीचर दे रहा है, तो क्या कर, वो उसको सहारा दे रहा है। तो ऑप्शन नंबर जो 4 है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। अब आइए क्वेश्चन नंबर 19 पर चलते हैं हम अपने। क्वेश्चन नंबर 19 है कि अध्यापिका ने एक कमेटी के प्रधान को सभापति के स्थान पर सभाध्यक्ष लिखा। यह संकेत करता है कि अध्यापिका, ऑप्शन 1 है कि एक अधिक उपयुक्त परिभाषिक शब्द का पालन करती हैं, 2 है कि भाषा पर अच्छा अधिकार रखती हैं, 3 है कि यह एक लिंग मुक्त भाषा का प्रयोग कर रही हैं, 4 है कि लिंग पूर्वाग्रह से ग्रस्त हैं। देखिए, ये सभापति के स्थान पर सभाध्यक्ष कहती हैं। ठीक है, अगर आप सभापति के स्थान पर सभाध्यक्ष कहेंगे तो ये प्रॉपर सी बात है कि आप लिंग पूर्वाग्रह से क्या है, ग्रस्त हैं, बिल्कुल नहीं, ये गलत हो जाएगा। एक लिंग मुक्त भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, बिल्कुल सही बात है कि अगर हम सभापति कह देते तब हम क्या होते कि लिंग पूर्वाग्रह से ग्रस्त होते, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, चाहे वो उस कमेटी में, चाहे वो लड़की हो या लड़का हो, वहाँ पर अगर जो भी सभाध्यक्ष अगर हम कह देंगे तो वो लड़की और लड़का दोनों के लिए हो जाएगा। ऐसा नहीं है अगर हम सभापति कह दें तो किसी एक के लिए स्पेशल हो जाएगा सिर्फ। ठीक है, आगे चलते हैं 20 पर। क्वेश्चन नंबर 20 आपका है कि सतत एवं व्यापक मूल्यांकन किस लिए आवश्यक है। ऑप्शन 1 है शिक्षण के साथ परीक्षण का तालमेल बैठाने के लिए। ऑप्शन 2 है शिक्षा बोर्ड की जवाबदेही कम करने के लिए। ऑप्शन 3 है कि जल्दी जल्दी की जाने वाली गलतियों की तुलना में कम अंतराल पर की जाने वाली गलतियों को सुधारना। ऑप्शन 4 है यह समझने के लिए कि अधिगम का किस प्रकार अवलोकन किया जाता है, दर्ज किया जाता है, वह सुधार किया जा सकता है। तो उत्तर दीजिए क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 20, देखिए सतत एवं व्यापक मूल्यांकन किस लिए आवश्यक है। तो जो हमारा सतत और व्यापक मूल्यांकन होता है, आप सभी को पता है कि यह समझने के लिए कि अधिगम का जो किस प्रकार अवलोकन किया जाता है, दर्ज किया जाता है, वो सुधार किया जाता है, इसी के लिए हम करते हैं। ठीक है, बच्चा जो सीखता है उसका किस तरीके से हम क्या करेंगे, अवलोकन करेंगे, किस तरीके से दर्ज करेंगे, कैसे हम उसका जो अधिगम है उसमें सुधार करेंगे। तो ऑप्शन नंबर जो 4 है बिल्कुल सही हो जाएगा। अब आइए क्वेश्चन नंबर 21 पर चलते हैं। लॉरेंस कोहलबर्ग से क्वेश्चन है कि लॉरेंस कोहलबर्ग के सिद्धांत में कौन सा नैतिकता की अनुपस्थिति को सही अर्थ में सूचित करता है। ठीक है, नैतिकता की अनुपस्थिति, ऑप्शन 1 है स्तर 3, 2 है स्तर 4, 3 है स्तर 1, 4 है स्तर 2। तो देखिए नैतिकता की अनुपस्थिति, ठीक है, किसमें है, तो उत्तर क्या होगा सही बताइएगा। देखिए जो नैतिकता की अनुपस्थिति है ये हम देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर जो 3 है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, स्तर 1 में है, इसको याद करके रखिएगा। ठीक है, नैतिकता की अनुपस्थिति कहाँ पर, स्तर 1 में हमारा। ठीक है, आगे है क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों के समाजीकरण के प्रगतिशील मॉडल के संदर्भ में सही नहीं है। ठीक है, समाजीकरण के प्रगतिशील मॉडल के संदर्भ में सही नहीं है। तो भाई उत्तर देखते हैं क्या होगा, ऑप्शन देखते हैं हम। ऑप्शन 1 है कि समूह कार्य में सक्रिय सहभागिता तथा सामाजिक कौशल को सीखना। ऑप्शन 2 है बच्चे विद्यालय में बताई गई बातों को स्वीकार करते हैं चाहे उनकी सामाजिक पृष्ठभूमि कुछ भी हो। ऑप्शन 3 है कि कक्षा में प्रजातंत्र के लिए स्थान होना चाहिए। ऑप्शन 4 है कि समाजीकरण सामाजिक नियमों का अधिग्रहण है। तो उत्तर दीजिए क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 22 का उत्तर दीजिए आप सभी। क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा एक बार फिर से। आइए क्वेश्चन को दिखाते हैं हम आपको। क्वेश्चन है कि कौन सा बच्चे के समाजीकरण में प्रगतिशील मॉडल संदर्भित नहीं करता, निगेटिव है ना। अब देखिए प्रगतिशील मॉडल कौन समाजीकरण में नहीं करेगा, निगेटिव क्या है, तो अब आइए देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए कि बच्चे विद्यालय में बताई गई बात को स्वीकार करते हैं चाहे उनकी सामाजिक पृष्ठभूमि कुछ भी हो। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि उनकी पृष्ठभूमि कुछ भी हो और अब जो कह दे बच्चा वही करता है, तो ये बिल्कुल नहीं करता है। बाकी सारी चीज़ें सही है। निगेटिव पूछा था तो निगेटिव हमारा सही होगा। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 आपका है कि अधिगम में आकलन किस लिए आवश्यक होता है। ऑप्शन 1 है ग्रेड अंक के लिए, 2 है जांच परीक्षण के लिए, 3 है प्रेरणा के लिए, 4 है पृथक्करण और श्रेणीकरण के उद्देश्य को प्रोत्साहन देने के लिए। अब देखिए बच्चा जब सीखता है तो उसका हम आकलन करते हैं, तो किस लिए आवश्यक होता है, ये जो आकलन है बच्चे को हम किस लिए करते हैं। तो आप सभी को पता है कि बच्चे का जो आकलन है वो हम प्रेरणा के लिए करते हैं। तो आइए
ग्रेड देना ये हमारा निगेटिव चला जाएगा, पृथक करना निगेटिव चला जाएगा। ठीक है, जांच परीक्षण के लिए ठीक है, बट ये सही नहीं होगा। ठीक है, जांच परीक्षण हम क्या करेंगे, जांच परीक्षण नहीं करना। बच्चे को अगर आकलन कर रहे हैं तो बच्चे को हमें जानना है कि बच्चा कितना सीखा है, बच्चा को भी कितना सीखना है, उसके बारे में जानकारी लेना है, ना कि जांच परीक्षण करना है। ठीक। 24 है कि प्रचलित योजनाओं में नई जानकारी जोड़ने को किस नाम से जाना जाता है। ऑप्शन 1 है समायोजन, 2 है साम्य धारण, 3 है आत्मसातकरण, 4 है संगठन। उत्तर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 24 का उत्तर दीजिएगा। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं जो क्वेश्चन नंबर 24 है उसका जो सही उत्तर है, जो ऑप्शन नंबर आपका 3 होगा, आत्मसातकरण। आगे चलते हैं 25 पर। हम 25 में आपसे कहा गया कि हम सभी अपनी बुद्धि, प्रेरणा, अभिरुचि आदि के संदर्भ में भिन्न होते हैं, यह सिद्धांत संबंधित है। ऑप्शन 1 है व्यक्ति विभिन्नता, 2 है बुद्धि के सिद्धांतों से, 3 आपका है वंशानुक्रम से, 4 है पर्यावरण से। तो आप सभी को पता है कि जब क्या हो कि लोग भिन्न होते हैं तो वो व्यक्ति विभिन्नता से भिन्न होते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पर। क्वेश्चन है कि वंचित समूह के विद्यार्थी को समान विद्यार्थी के साथ साथ पढ़ाना चाहिए, इसका अभिप्राय है। तो सभी को पता है कि समावेशन, तो समावेशी शिक्षा हो जाएगा। तो ऐसे ही हम टिक कर देते हैं। ये उत्तर तो सभी को पता होगा, इसलिए हमने आपसे पूछा नहीं। ठीक है, अब 27 पर चलते हैं। 27 आपका है कि कोई भी नाराज हो सकता है या आसान है, परंतु एक सही व्यक्ति के ऊपर सही समय पर सही उद्देश्य के लिए तथा सही तरीके से नाराज होना आसान नहीं है, यह संबंधित है। ऑप्शन 1 है संवेगात्मक विकास से, 2 है सामाजिक विकास से, 3 है संज्ञानात्मक विकास से, 4 है शारीरिक विकास से। तो देखिए ये आपके संवेग है। ठीक है, किसी से अगर आप नाराज हो रहे हैं तो ये आपका संवेग है। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 के बाद 28 पर आते हैं। 28 में पूछा गया है कि विकृत लिखावट से संबंधित लिखने की योग्यता में कमी किसका एक लक्षण है। ऑप्शन 1 है डिस्ग्राफिया, 2 है डिस्प्रैक्सिया, 3 है डिस्कैल्कुलिया, 4 है डिसलेक्सिया। अब देखिए विकृत लिखावट से संबंधित लिखने की योग्यता में अगर कमी आपके है तो हम क्या कहेंगे, उसको डिस्प्रैक्सिया कहेंगे। ठीक है, अगर डिस्प्रैक्सिया नहीं डिस्ग्राफिया कहेंगे, ऑप्शन नंबर 1 सही करिएगा। उसको हम क्या कहेंगे, डिस्ग्राफिया कहेंगे। लिखने संबंधित है, ठीक है, और पढ़ने संबंधित हो जाएगा तो डिसलेक्सिया कहेंगे। ठीक है, और कैलकुलेशन करने संबंधित हो जाएगा तो डिसकैल्कुलिया कहेंगे। आगे चलते हैं, डिसकैल्कुलिया हमारा मैथ में आता है, कैलकुलेशन से संबंधित है। आगे आपका है जीन पियाजे से क्वेश्चन नंबर 29 कि जीन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति के संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित नहीं करता। जो आपका संज्ञानात्मक विकास उसको प्रभावित नहीं करेगा, क्या भाषा नहीं करेगा, सामाजिक अनुभव नहीं करेगा, परिपक्व नहीं करेगा, क्रियाकलाप नहीं करेगा। तो आप सभी को पता है कि जो हमारा सामाजिक अनुभव है वो बिल्कुल प्रभावित नहीं करेगा। तो ऑप्शन नंबर जो 2 है बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पर, और हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा। आप सभी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि आपने कितना सही किया है और कितना गलत किया है। आज हम क्वेश्चन नंबर 30 को आपको होमवर्क में देंगे, हम बताएंगे नहीं इसका उत्तर, आप खुद बताएंगे। इनमें से कौन सा त्रितंत्री सिद्धांत में व्यवहारिक बुद्धि का अभिप्राय नहीं है। ऑप्शन 1 है पर्यावरण का पुनर्निर्माण करना, 2 है केवल अपने विषय में व्यवहारिक रूप से विचार करना, 3 है कि इस प्रकार के पर्यावरण का चयन करना जिसमें आप सफल हो सकते हैं, 4 है कि पर्यावरण के साथ अनुकूलन करना। तो अब देखिए क्वेश्चन नंबर जो 30 है, अब उसका उत्तर आप सभी खुद देंगे, और उत्तर देने के बाद क्वेश्चन नंबर 30 को भी जोड़ के आप बताएंगे कि आप कितना सही किए हैं। ठीक है, देखिए जो बच्चे क्वेश्चन नंबर 30 का उत्तर देते हैं, अगर वो उत्तर सही होता है तो हम क्या करेंगे कि आपको वहां पर हम उस पर अगर आप उत्तर दे देते इसका तो हम लाइक कर देंगे, तो समझ जाइए कि आपका उत्तर सही है। अगर आपने सही नहीं किया है तो भी हम आपको, देखिए उत्तर सही होता है तो हम सही के हिसाब से आपको कमेंट में हम रिप्लाई कर देंगे, गलत होता है तो हम गलत का कमेंट का रिप्लाई कर देंगे। ठीक है, लेकिन आज के बाद कल ही करेंगे, क्योंकि आज बच्चे उत्तर देंगे तो आप सभी नकल मार लेंगे अगर मैं रिप्लाई कर देती हूँ तो। ठीक है, तो ये 30 क्वेश्चन होंगे, 30 में से आपने कितना सही किया है कितना गलत किया है, तो प्लीज़ आप सभी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताया करिए। और वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक किया करिए और लोगों तक शेयर भी किया करिए, ताकि हमारी जो वीडियो है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके और आप हमें सपोर्ट कर सकें। ठीक है, तो प्लीज़ आप सभी हमें सपोर्ट करिएगा, क्योंकि हम आपके लिए इतना मेहनत करते हैं तो आपका एक सपोर्ट के लिए हम करते हैं। ठीक है, और जो
आप हमें एक लाइक करते हैं, लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है, ना कि हमें पैसा मिलता है। और मैं जो भी वीडियो आपको देती हूँ, मैं सब सारे वीडियो फ्री ऑफ कॉस्ट देती हूँ, ना हमारा कोई बैच नहीं है, ना हम कोई चीज़ें परचेज करते हैं। हम भी चाहते तो आपको ढेर सारे नोट्स बना के 100-200 में बेचते, लेकिन हमारा ऐसा बिल्कुल सिद्धांत नहीं है कि हम आपको नोट्स तैयार करें और उन्हें बेचें। नोट्स पढ़ने से कुछ नहीं होगा, ठीक है। आप अपना खुद से नोट्स बनाइए, दूसरे के नोट्स से कुछ नहीं होता है, ठीक। तो चलिए आज के लिए इतना करते हैं, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एवरीवन।